कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अमिताभ जी ने पीछे एक सर्वे भी किया था ये कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसको। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। पार्लियामेंट चल गई आज। शुरुआत में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जो सरकार ये पेपर लीक पर नए कठोर कानून बनाना चाहती है, उसको लेकर के जो बिल लाए हैं वो आज रख भी गया। उसके ऊपर चर्चा भी शुरू हो चुकी है, चल रही है चर्चा। और आज जितेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं उन्होंने बिल रखा। उसके बाद ऑपोजिशन की तरफ से दो मेन वक्ता जो थे, प्रियंका गांधी कांग्रेस से और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, इन्होंने खूब सरकार को घेरा, खूब ताने भी मारे, सब कुछ किया। बच्चों के बहाने, लाठीचार्ज के बहाने, पैलेट गन क्यों चलाई, पेपर क्यों लीक हुआ, ये जो कानून बना रहे हो इससे कैसे रुकेगा, फिर झड़ी लगा दी। लेकिन सरकार खुश है, सरकार बहुत खुश है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? सरकार चाहती थी कि बस किसी तरीके से पार्लियामेंट चले ताकि सब लगे कि सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। सड़क भी नॉर्मल हो गई, संसद भी नॉर्मल हो गई, बातचीत होने लगे, ये सरकार की मंशा थी, वो शुरू हो गई। अब उनकी जो एक मांग थी, भाई गृहमंत्री यहाँ हैं, वो बयान दें कि क्यों 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने फोर्स क्यों यूज़ की थी। उस पर मुमकिन है कि उनका कुछ ना कुछ आश्वासन तो विपक्ष को मिला होगा, तभी उन्होंने चर्चा होने दी है। तो अब वो कब बोलेंगे, अब या बोलेंगे, इस पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं सर। लेकिन ये तो है कि आज पार्लियामेंट चलती, जब ये बिल पेश हुआ तो सरकार को ये लगा होगा कि अब हम उन सारी बातों का जवाब दे सकते हैं जो सड़क से भी पूछी जा रही थी हमसे और जो ये ऑपोजिशन भी लगातार कह रहा था। अब मौका तो आया कम से कम। हाँ बिल्कुल सौरभ, कि उस तरह के कंडीशन में आप अपने तथ्य भी रख सकते हैं, अपने नैरेटिव भी रख सकते हैं, जो कि सरकार के सामने वो दिक्कत हो रही थी कि वो मौका नहीं मिल रहा था। और आज आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब इस बिल को रखा तो वो झलकी रखने के समय ही उन्होंने ये दिखाया कि कैसे 2009 में भी पेपर लीक होता था, 10 में भी हुआ, 12 में भी हुआ, ऐसे हुआ और बाद में भी हो रहा था। और ये हमारी सरकार है जो कि इतने सालों से कभी किसी ने ये कानून बनाया नहीं, हमारी सरकार ने बनाया। तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस तरह का नैरेटिव वो रखने की कोशिश थी। हालांकि सत्ता पक्ष में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर पॉलिटिकली ब्राउनी पॉइंट स्कोर करें, वो नज़र नहीं आ रहा। वो सतर्कता नज़र आ रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखेंगे तो वो भी खराब जाएगा। जो जैसा छात्रों के साथ रवैया है, कॉशियस बहुत ज़्यादा, हाँ, ऐसा पॉलिटिकली वही आज कई सांसदों से हम लोग बात कर रहे थे, उसमें उनका यही कहना था कि चलिए ठीक है कि पहले बहुत ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, लेकिन हम सरकार में तो अब हम हैं ना, तो हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई ये समस्या अपोजिशन रूल्ड स्टेट में भी है, पहले भी होता रहा है। 14 से पहले इतना कुछ होता था, लेकिन आपने कोई कानून तक नहीं बनाया, हमने कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन कर रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव पे ये ज़्यादा जाएंगे, ना कि फ्रंट फुट पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों। ये रणनीति समझ में आ रही है। होम मिनिस्टर बोलेंगे? नहीं, आज भी हमने ये चेक किया कि क्या आज और कल बिल ये कल पास होगा। अच्छा। क्योंकि पहले समय 6 घंटे रखा गया, 6 घंटे से फिर 8 घंटे बढ़ा गया, 8 घंटे से फिर जब 10 घंटे किया गया, तब ये समझ आ गया कि ये बिल आज तो पास नहीं हो सकता। तो आज तकरीबन रात 10 बजे तक ये चलेगा, फिर कल उसके बाद पास कराया जाएगा। लेकिन तो मैंने पूछा सरकार के लोगों से ही क्या होम मिनिस्टर भी बीच में उसमें कहीं बोलने वाले, इंटरवेन करके वो सारी चीज़ों पे, तो मना किया गया। उसके पीछे भी शायद वजह यही रही होगी कि मुख्य मकसद ये है कि इस बिल को आप पास करा लें, ना कि बहुत ज़्यादा विवाद या उस तरह की चीज़। तो लेकिन ऑपोजिशन कैसे मान गए? इनकी तो रेड लाइन थी कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता, अब हम बात करेंगे। नहीं, अपोजिशन के पास मानने के अलावा और चारा क्या था? आप ये दिखाते कि पेपर लीक के कानून को और ज़्यादा कठोर बनाया जा रहा है, हम संसद में उसमें बाधा क्रिएट कर रहे हैं, ये तो नहीं दिखा सकते थे ना। तो वहाँ पर तो फिर मानना ही था। दूसरा, अपोजिशन के एजेंडे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक तो आप ये देख रहे हैं, कल से थोड़ी थोड़ी आपको झलकी दिखनी शुरू होगी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेके, और अगले मंडे से वो फुल फ्लेजेड दिखेगा। अखिलेश यादव ने कह दिया राम मंदिर सोमवार एजेंडा वही। हाँ, सोमवार। लेकिन सर, आज जो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने बोला ना, उससे हमको आज की इस पूरे माहौल में प्रदर्शन छात्रों के साथ उससे बात करने का मौका उन्होंने अपनी बातों में दे दिया है। जैसे उन्होंने, प्रियंका गांधी ने बात की कि भाई वैसे तो बच्चों की बात की, बच्चों पर बल प्रयोग हुआ, वो सब बातें उन्होंने कही। फिर एग्जामिनेशन लीक वगैरह की बात उन्होंने कही। जो इस वक्त सरकार और छात्रों के बीच में चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने तंज में ये कहा
कि अभी भी सरकार समझ नहीं पा रही है, मोदी जी को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। वो देश का मूड नहीं समझ पा रहे, ये उनका आरोप था, सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि आप नए एंगल से वीडियो बना रहे हैं, वीडियो का एंगल बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिल का एंगल बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस पर बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं समझ पा रही है कि ये क्या फिनोमिना आया अचानक से, ये प्रदर्शन, बच्चे, छात्र शहर शहर जो निकले, ये एक्चुअली सरकार के फ्रेमवर्क में नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हुआ? आपको लगता है सरकार पहले समझ नहीं पाई थी? सर माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा सुना दे। डिंपल यादव ने बोलना शुरू किया, सुना दे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी कूद के बैठी हुई है, और जो सुन नहीं रही है वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगे वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ, बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने, और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी ये रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पाई थी ठीक से। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है। लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में, देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी।
कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए। डिम्पल जी ने भी काफी सरकार के खिलाफ कहा, काफी आक्रामक बोली। जी जी हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा था क्या जो प्रियंका गांधी कह रही हैं सरकार को असलियत का एहसास नहीं है क्या? नहीं, शुरू में तो नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जब वो कांग्रेस जनता पार्टी आई, अभिजीत दीपके आए और उन्होंने धरने का ऐलान किया, बैठे, तो सरकार ने उसको बहुत हल्के में लिया कि भाई ठीक है बैठ जाइए, जंतर मंतर पर जगह दे दी, परमिशन दे दी, बैठ गए। लोग भी नहीं जुड़ रहे थे। फिर बाद में सोनम वांगचुक आ गए, तो सरकार को लग रहा था ये कुछ दिन बैठेंगे, उसके बाद अपना उठ के चले जाएंगे। इसलिए कोई मंत्री गया नहीं उनसे बात करने, कोई सरकार का अधिकारी भी नहीं गया। मंत्री तो छोड़िए, ना दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता तक नहीं गई, जो दिल्ली में ही बैठे हुए थे। अगर शुरुआत में थोड़ा गंभीरता से लेते, या एलजी यहाँ से कोई जाता, कोई नहीं गया किसी। और अपील होती रही कि साहब विपक्ष से कोई आ जाए, वो आ जाए। तो लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठाया और उसके बाद जो स्प्रेड हुआ है, तब सरकार को एहसास हुआ कि मूड क्या है। क्योंकि अगर मूड नहीं होता तो इस तरह से स्प्रेड भी नहीं होता, लोग आते भी नहीं। मूड यानी कहीं ना कहीं वो आग तो दबी हुई थी, खाली उसको एक फायर की जरूरत थी, वो फायर मिल गई उससे। और तब इसीलिए फिर सरकार ने तुरंत कोर्स करेक्शन भी किया। जो 20 तारीख की घटना हुई, तो फिर उसी दौर में जब लाठियां चल रही थी, नड्डा जी ने बुला के दोनों नेताओं को अपने घर में उनसे बातचीत शुरू कर दी थी, यानी इंगेज कर लिया था। तो तब सरकार को एहसास हो गया था कि मामला इतना आसान नहीं है। उसके बाद फिर और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया। ओके। और इनको लगाया, जितेंद्र सिंह को लगाया, चूंकि विपक्ष भी कूद पड़ा था। तो ये सरकार को दो स्तर पे लड़ना पड़ रहा था, पॉलिटिकल लड़ाई विपक्ष के साथ, और ये एक जन छात्रों के साथ, आंदोलनकारी के साथ, इनसे। तो सरकार ये नहीं चाहती थी कि जितना बिगड़ गया है वो तो बिगड़ गया, और ज़्यादा ना बिगड़े। कुछ मैनेज कर पाई सरकार? देखिए, मैनेज तो भाई आंदोलन खत्म हो गया, वो वापस चले गए, ये तो अपने आप में मैनेजमेंट है, लेकिन उसकी कीमत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके चुकानी पड़ी ना। तो जो पहले अड़ी हुई थी, तो उस पर सरकार पीछे हटी। दूसरा, आज संसद में चर्चा शुरू हो रही है, हो गई, चर्चा चालू है। तो ये भी एक तरह से सरकार के लिए एक राहत की बात है कि विपक्ष 2 दिन उसने प्रोटेस्ट किया, और कल चूंकि मुकदमों की बात थी कि मुकदमे फिर से रखे जा रहे हैं, शाम तक ये हुआ कि नहीं वापस ले जा रहे हैं, तो विपक्ष भी मान गया। तो अब सरकार एक राहत ले सकती है, उसको एक ब्रेक मिला है कि इधर बच्चे चले गए, विपक्ष संसद में आ गया, बातचीत शुरू हो गई, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और टास्क फोर्स बन गई। तो आप ये कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल सरकार ने किया है। अब संसद में जब सरकार जवाब देगी इस चर्चा के दौरान, तो उसके बाद बताने के लिए कुछ है कि हमने ये किया है, वरना पहले तो बताने के लिए कुछ नहीं था। तो एक डैमेज कंट्रोल किया सरकार ने। लेकिन अब इसका असर पॉलिटिकली बाहर क्या होता है, ये निर्भर करेगा कि एक तो कानून पास हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक अच्छा कानून, और उसका इम्प्लीमेंटेशन तरीके से हो जाए। ठीक है, मैं एक उदाहरण दूंगा सौरभ। अब याद कीजिए 2013 में अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल का विधेयक यूपीए सरकार लेके आई थी, पास कराया था यूपीए सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, लोकपाल पास हो गया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला उनको। 2.5 साल बाद कराया था, है 2.5 साल बाद कराया था। चुनाव से पहले तो करा लिया था। हाँ, 11 में, अप्रैल 11 में एजिटेशन शुरू हुआ, दिसंबर 13 में नहीं, अप्रैल 11 में एजिटेशन शुरू हुआ, उसके बाद 2012 में जो है फाइनल वो एजिटेशन हुआ, रामलीला मैदान वाला। हाँ जी। और उसके बाद तो तमाम कहानी किस्से के बाद फिर 2013 में चुनाव से पहले करा लिया था। हाँ, बट को फायदा नहीं हुआ, उसका फायदा नहीं, डैमेज हो चुका था, डैमेज हो चुका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कानून पास हो गया, और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अगले साल जब नीट आएगा तो सरकार को पूरा चाक चौबंद करना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं गलती से कुछ गड़बड़ हो गया तो सारा किया धरा रह जाएगा। वो तो खैर है, लेकिन सरकार ने इतना प्रूव कर दिया कि जब इन्हें सड़क की सेंस मिलती है या हवा की शोर है वो मिलता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि लचीले नहीं हो सकते, तो फिर ये पूरे लचीले हो सकते हैं। ये इन्होंने प्रूव कर दिया। अरे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अखिलेश यादव ने कही, 2-3 बातें की, उसकी बात करेंगे हम। जैसे एक डायलॉग उन्होंने दिया कि एक प्रधान को हटाकर एक प्रधान को बचा लिया। मतलब धर्मेंद्र प्रधान को बलि देकर के प्रधानमंत्री ने खुद को बचा लिया, शील्ड कर लिया। इस पर आगे बात होगी, लेकिन पहले जो इनका स्टेटमेंट है, मैं अमिताभ जी के पास जिसके लिए जाना चाह रहा था, उन्होंने कहा मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बन गई। अच्छा, गौर कीजिएगा कि ये ऑपोजिशन का नेता बोल रहा है कि मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बन गई, मजाक में शुरू हुई पार्टी कितनी गंभीर हो गई।
और इसलिए सरकार लोकतांत्रिक हो गई, ये वो कह तो रहे हैं। अभी मजाक मजाक में जो बनी पार्टी है ये केवल सरकार को डरा रही है। ये तो जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि भाई 12 साल से विपक्ष ने क्या 20-25 हज़ार लोग दिल्ली में इकट्ठा कर पाए आज तक। तो जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो रिफ्लेक्शन विपक्ष के ऊपर है कि छात्रों की गूंज, बेरोजगारी, ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बहुत दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष जो है जेनजी को या युवाओं को एक मंच पर आज तक इकट्ठा नहीं कर पाया। तो ये तो फेलियर विपक्ष की है, क्योंकि आप हम जो आंदोलन बात नहीं कर रहे हैं, पाए थे उनको। आप तो नहीं कर पाए आंदोलन, करेक्ट ना, आप लोगों को इकट्ठा कर पाए ना, आप कोई कनेक्शन बिठा पाए जेनजी से या युवा से। क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा की भी बात करी जाए तो उसमें भी 18 से 24 या 18 से 25 वर्ग का जो वोटर है उसने उस वक्त उस चुनाव में भाजपा या एनडीए को ही ज़्यादा वोट किया था, लगभग 40% सपोर्ट था, जबकि ओवरऑल उनका वोट शेयर 37% के करीब है बीजेपी का। तो ये तो उनकी ही मतलब कमी को और खामियों को दर्शाता है। मैंने तो सर्वे भी देखा आपका, हालांकि वो मेरे ख्याल में जब ये शुरू वो हुआ आए थे और जब आए थे वो पहली रैली उन्होंने करी थी जून 6 को शायद, हाँ, लेकिन जो कि उसमें फ्लॉप हुई इंटरेस्टिंग थी। बात ये थी कि बहुत बड़ी नंबर्स में तादाद में लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके साथ कि हमें मालूम है ये क्या है, सीजेपी क्या है। बहुत से लोगों ने उसमें ये भी कहा कि हमको बड़ी डिटेल में पता है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, क्या है। इसका मतलब लोगों ने नोटिस लिया हुआ है, उसका पहले से लिया हुआ है। हाँ, क्योंकि अब तो भाई अगर 100 करोड़ से ऊपर इंटरनेट यूज़र हैं तो आज किसी भी चीज़ का जो प्रचलन है या किसी भी चीज़ का जो कम्युनिकेशन को बूथ लेवल तक या लोगों तक पहुंचाने की जो बात है वो तो आसान हो गया ना आज के इंटरनेट के ज़माने में। एंड इट इज़ एन इंटरनेट क्रिएशन, इट इज़ एन इंस्टाग्राम क्रिएशन, पहली बात। दूसरी बात, उसमें हमने एक यूथ फोकस्ड पार्टी की ज़रूरत है क्या भारत में, उसके ऊपर पूछा था एक सवाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसमें 27% लोगों ने कहा था हाँ। तो जो हम पिछले एपिसोड में रिप्रेजेंटेशन वाली बात कह रहे थे कि भाई युवाओं की बात जो है वो पूरे सिस्टम में है नहीं कहीं, तो इसी कारण वो विपक्ष से भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी जो लीडर है वो 55-56 साल का लीडर है, राहुल गांधी की अगर बात करें तो 27% लोग कह रहे थे कि युवाओं के लिए एक फोकस्ड पार्टी की ज़रूरत है, और 37% लोग कह रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। 37। और ये तो तब की बात है जब ये आया थे, हुआ उसके था, बाद तो ये बहुत पीक तक गया, क्योंकि उसमें लोगों ने ये भी कहा था कि जून 6 की रैली फ्लॉप है। हाँ, वो भी कहा था। हाँ। लेकिन अब सरकार देखिए, जैसे अब आज ही चर्चा हो रही थी तो बीजेपी ने अपनी तरफ से किनको फील्ड किया, बांसुरी स्वराज को, तेजस्वी सूर्या को, यंग फेसेस अपने आगे करने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो वो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है कि बीजेपी ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि भाई यूथ से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस पर विचार करो कि इन लोगों तक कौन लोग हैं जो बात पहुंचा सकते हैं, या हम अपने किन डिसीजन से इन लोगों को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको एक लाइन में सर ये भी कहा गया था बीजेपी के नेताओं द्वारा, और आज भी उस बात को फिर कहा गया कि हमें जेनजी की भाषा सीखनी पड़ेगी। अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, कि मतलब ये नहीं है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं और कौन लोग उनके पीछे हैं, उनकी कही हुई बात का असर घरों में बैठे युवकों पे हो रहा है, उनके जिंदगी पे हो रहा है। तो उस तक हम अपनी बात कैसे बेहतर तरीके से पहुंचा दें, ताकि अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसे प्रोपेगेंडा या कुछ भी वैसे कोई चलाने की कोशिश करे तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। और इस एपिसोड में भी अगर आप सौरभ देखें तो जैसे 20 तारीख वाली घटना हो गई, तो 20 तारीख घटना के बाद 21 तारीख से ही तकरीबन पर डे 3-3 घंटे तक बैठक चलती थी रात में गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी, अश्विनी वैष्णव जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, और विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इतने लोग लगभग रह के और वो पर डे सिचुएशन का असेसमेंट करते थे। लेकिन इस्तीफे वाली बात तब आई, जैसा कि कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट यानी कि NSA और PK मिश्रा ने जो रिपोर्ट दी थी, और उसमें जब ये बताया गया कि इस सिचुएशन को बहुत ख़राब करने की कोशिश एंटी सोशल एलिमेंट कर रहे हैं छात्रों का सहारा लेकर, और उसमें ये तक हो सकता है कि किसी बच्चे के ऊपर आग वाग लगा के आत्मदाह करने के रूप में प्रचारित कर दिया जाए, मंडल जैसा जो गोस्वामी के साथ जैसा हुआ था। उसके बाद से एकदम से हुआ कि अगर इतनी सारी चीज़ें फैल गई तो बेहतर है कि इसको अभी सरकार को लग रहा है कि हमने मैनेज कर लिया है, या हमने रीच आउट कर लिया है इनको, अब हमारी इनके साथ एक बन गया है, एक चैनल बन गया है।
नहीं, इनके साथ जैसे सीजेपी के साथ पूछ रहे हो आप? इन जनरल मतलब कि भाई हम कंटेन कर लिया हमने। नहीं, इस एपिसोड का तो हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ें होना, इसके लिए तो सरकार को उसमें कोशिश करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनजी की भाषा हमें सीखनी होगी वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। जैसे एजुकेशन सेक्टर में अगर आपने बहुत कुछ किया, या नीट को लेकर सरकार का जो अपना नैरेटिव था कि भाई पता चला, हमने तुरंत ये एक्शन लिया, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सीबीआई जांच दिया, ये सारी चीज़ें क्या हम उन बच्चों तक पहुंचा पाए कि जो ये समझें कि हाँ, पहले की अगर तुलना करें तो उसमें सुधार हुआ है, अभी बहुत कुछ एक्शन लिया जा रहा है। सुना बहुत सारे मंत्री इंस्टाग्राम पे चले गए प्रधानमंत्री के जाने के बाद तो, वीडियो बनाने के बाद, प्रधानमंत्री के जाने के बाद तो ऐसे भी सवाल, और वो कॉस्मेटिक बात है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, वो तो भी शुरुआत के लिए वो ठीक है। प्रधानमंत्री की वीडियो का कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो मतलब उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा जाने। प्रधानमंत्री की वीडियो का कुछ इम्पैक्ट नहीं हो, जैसे रिकॉर्ड संख्या में वो आपने देखा कि उतनी देर के अंदर उस तरह का रिस्पॉन्स, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वहाँ पर वो चीज़ खींचे लगे रहे। लेकिन बाकी सिस्टम के ऊपर ज़रूर ये दबाव है, बीजेपी के सिस्टम, चाहे सरकार के मंत्री हों या सत्ताधारी पक्ष के नेता, कि क्या सब कुछ प्रधानमंत्री को ही करना होगा या आप भी कुछ कर सकते हो। वही है मेन बात, वही है, और वो मिसिंग लिंक है। मैंने कई लेख पढ़े जो सरकार के शुभचिंतक आप उनको कह सकते हैं, सीनियर लोग, एडिटर्स और सब लोग, वो सरकार को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि ये शुरुआत है और आप आने वाले महीनों में इस प्रकार के कई एफर्ट दिखेंगे कि सड़क पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, कभी किसान के बहाने हो सकता है, कभी पेट्रोल के बहाने हो सकता है, कभी कोई और मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा, कि भाई अब लोगों को ये पता लग गया है कि इस सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो इश्यूज की कमी नहीं है, मोबिलाइजेशन की कोशिश होगी आगे जाके, आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से वो तो पंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात जो होती है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि एक बांध बंधा हुआ है, एक मुट्ठी बंधी हुई है और एक बार खुल जाए तो खुल जाती है। तो अभी जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि भोपाल में अचानक किसान घुस आए, गजब भीड़। अच्छा, अब कोई पहले से कोई सूचना नहीं, कोई अचानक आ गए और मुख्यमंत्री का घर घेराव, आप कितना घेर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, लेकिन आ तो गए। इसी तरह सोशल मीडिया पे खबर आई कि कोई एथेनॉल जनता पार्टी बन गई है। हाँ, है ना? अब ठीक है, उसका कितना असर होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन प्रयास शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह की कोशिशें तो होंगी, क्योंकि इश्यूज तो हैं, हम लोग ही मानते हैं कोशिश इश्यूज हैं, और ये एक रास्ता भाई दिखा दिया। अब लोग ये कह रहे हैं, जैसे हम ही लोग कह रहे हैं, अभी अमिताभ भाई ने कहा कि 20,000 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाया विपक्ष, तो ये लोग कह रहे हैं कि बच्चों ने जो है उस महाबली सरकार को झुका दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसमें उसके एक सबसे ताकतवर मंत्रियों में एक धर्मेंद्र प्रधान, कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं थे कि दाएं बाएं वाले जो पता नहीं लगा कि मंत्री, उनका मतलब टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ था। आप सोचिए, उसमें किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली घिरी हुई थी, और टेनी कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, कोई तुलना नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी धर्मेंद्र प्रधान और टेनी की। लेकिन टेनी करना इस्तीफा हुआ ना, विभाग बदला गया, यानी, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो कुल मिलाकर के सरकार के इस पूरे एपिसोड के बाद ये तो है कि अब जो तमाम असंतुष्ट जो समूह हैं तमाम कारणों से, वो कोशिश करेंगे सड़क पर उतरने की। हो सकता है जंतर मंतर पे ना आए, हो सकता है जैसे अब भोपाल में घुस गए, कहीं पटना में कुछ हो जाए, अभी हुआ, कहीं किसी और शहर में इस तरह से कोई बड़ा प्रदर्शन हो, मतलब सरकार को के लिए सिरदर्द पैदा करने का सिलसिला शुरू हो सकता है इस आशंका में। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार करे क्या सरकार एकदम से लठ लेकर के और सबको पिटना शुरू कर दे? वो भी नहीं कर सकती, या हर मुद्दे पर हाँ हर मुद्दे पे हाँ भी नहीं कर सकती। अब तरीका वही है कि या तो ऐसी चीज़ें शुरू होने से पहले ही एंगेज कर लिया जाए अपने तरीके से, सरकार का जो अपना एक सिस्टम है, पार्टी का सिस्टम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तंत्र है, उसके जरिए कोशिश की जाए कि इस तरह के समूहों के साथ एंगेजमेंट हो और वो ना निकले। या तो ये तरीका हो, या एक सतर्कता एहतियात बरतते हुए देखा जाए वे निकलते हैं तो किस संख्या में निकलते हैं, ज़्यादा ना उनको पढ़, मतलब कुछ न कुछ सरकार को मैकेनिज्म तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो निकल सकते हैं। और जब ऐसी कोई बात होती है, जब भी कोई भी सरकार हो, तो उस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपनी जो छवि जो उसकी डाइल्यूट हो गई है उसको कैसे वापस लाए। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो बहुप्रतीक्षित कैबिनेट रिशफल है, थोड़ा फोकस शिफ्ट हो। मान लीजिए पार्लियामेंट, एक तो ये डिलिमिटेशन बिल अगर पार्लियामेंट में आ जाता है और पास हो जाता है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, वो नैरेटिव बदलने की कोशिश होगी।
वन नेशन वन उससे सर इलेक्शन। डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, उससे हेडलाइन तो शिफ्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं हाँ, है, हेडलाइन शिफ्ट क्योंकि वो होगी। बहुत बड़ी बात है। हेडलाइन शिफ्ट होना, और अगर कहीं कोई असंतोष है, वो असंतोष डिसिपेट होने में अंतर है ना। बिल्कुल अंतर है। तो हेडलाइन ऐसा तो नहीं कि कहीं वो एक नए असंतोष को जो है वो जन्म ये भी- और ज्वार दे दे, ये भी खतरा कि है। देखो ये तो अभी भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, ये भी खतरा है कि मान लीजिए आपने डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया और उसमें दक्षिण के राज्यों की कंसर्न एड्रेस नहीं हो पाए ढंग से, चाहे भले डीएमके राजी हो जाए, तो एक नया मोर्चा खुल सकता है। ये भी एक खतरा, एक जोखिम है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मसला है, वो उसमें तो बताए थे वन नेशन वन इलेक्शन, अभी तो कमेटी, हाँ, वो तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। एफसीआरए और ये डिलिमिटेशन, ये देखो एफसीआरए जो है एक ऐसा है कि एफसीआरए से एनजीओ प्रभावित होते हैं ज्यादातर, लोग प्रभावित। पब्लिक का उतना वो नहीं होता है। हम जैसे इस आंदोलन से क्या था कि हर घर प्रभावित होने लगा था। नहीं, वो नहीं है। पार्लियामेंट में खूब हंगामा होगा, लेकिन उसमें और जो इशू सौरभ है ना कि जैसे यूथ का मसला, हर घर की बात, जैसे वो एक सेंसिटिव रहता है। दूसरा केस अगर आप देखें कि वुमेन से रिलेटेड मामला हो, बेहद संवेदनशील, जैसे इससे पहले आपने देखा कि एमजे अकबर का जो इस्तीफा हुआ था, मी टू वाला जो ऐसा नहीं है कि हाँ इनका धर्मेंद्र जी का पहले हुआ, इससे पहले एमजे अकबर जी का भी हुआ था। वही दबाव में हुआ। कौन सा मामला, कब का चीज, इतने सालों बाद वो एक बस 2500 साल पुराना हाँ मामले थे। 25 साल उसमें बाद तो- अचानक कह दिया गया, उसके आधार पर ये हुआ। उसमें तो सुषमा स्वराज जो मंत्री थी, उन्होंने असंतोष व्यक्त कर दिया था। तो आप सोचिए कि जब इस तरह तीसरी चीज हो जाती है किसान वाली, तो किसान वाली जैसे मध्य प्रदेश वाले जो आप देख रहे हैं, वो मूंग दाल खरीद का मसला है कि मूंग दाल की खरीद नहीं हो रही है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा रही, इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, इन्होंने कुछ चिट्ठी उट्ठी भी वहाँ पे लिखी थी। तो वो हैरानी थोड़ी सी ये ज़रूर है कि दोनों जगह सेम इंजन, डबल इंजन की सरकार, और फिर ये कैसे हो रहा है। लेकिन सौरभ, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में उस पर बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सरकार को ये अंदेशा है, और ग्राउंड पे वो हलचल हो भी रही है कि अलग अलग किसानों के समूह बना के, जिसमें लेफ्ट यूनियन के लोग हैं और कुछ किसान जो प्रतिनिधि, उसमें जैसे हरियाणा का एक वीडियो भी आया था, रोहतक या कहीं का था, वो 50-60 लोग हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आपने पंजाब में ऑलरेडी एक देखा ही कि कैसे वो लोग मार्च कर रहे थे। तो वो एक चिंता रहेगी कि कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आज भी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें ये बताया गया कि यूपीए के समय में जो एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, वो उन छोटे छोटे देशों के साथ किया गया था जिनकी जीडीपी $10 ट्रिलियन के आसपास होगी। हमने जो किया है वो $60 ट्रिलियन के आसपास। किसानों वाला मोर्चा अब दिख रहा है फ्यूचर में अभी से सरकार। हाँ, वो आएगा। ये मुझे बताइए, अगर मान लीजिए सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी लेकर के आ जाती है, सर एक शेयर हो जाए। सर बिल्कुल हो जाए, इनके कमेंट लेके आ जाओ। अच्छा, कहो। आज आप क्लोजिंग में कर देंगे, मैं और आप दोनों। चलिए ठीक। अमिताभ भाई से। मान लीजिए सरकार अगले हफ्ते जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाती है। सरकार तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहती है ना, ऑपोजिशन उसको डिलिमिटेशन बिल कहता है। तो अगर सरकार वो बिल पास करा ले, मान लें, मैं कह रहा हूं ना भी पास हो, सरकार उसको लाए दोबारा, तो क्या उससे नैरेटिव शिफ्ट होगा? पॉजिटिव नैरेटिव बनेगा क्या कि महिलाओं के लिए देखिए इतना बड़ा काम सरकार कर रही है? बन सकता है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल अलोन, क्योंकि ये ऑलरेडी 2000 कब पास हुआ, 2023 में पास हो चुका है। अब नए वुमेन रिजर्वेशन बिल में क्या फ़र्क है? उतना बज नहीं होगा फिर। मेरे कहने का मतलब है कि पहले 543 पे अगर उस वक्त मिलता है तो 543 पे मिला होता। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई एक्सटेंडेड पार्लियामेंट जो है, क्योंकि डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है, तो 888 के ऊपर 1/3 मिलेगा, करेक्ट। बस डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से कोई खास ऐसा बज क्रिएट अभी के एनवायरनमेंट में जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज हैं, हो सकता है ना क्रिएट हो। चुनाव जब होगा, क्योंकि चुनाव में तो अभी तब उसका 2 साल है, फायदा मिल सकता तब उसका, क्योंकि उस तरह का कैंपेन बीजेपी रेस करेगी कि भाई लगभग 250 एमपीज जो हैं, वो महिला एमपीज अगर पार्लियामेंट में जाएंगी तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जाएंगी। उस टाइम पे चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है, लेकिन अभी का जो एक पॉलिटिकल माहौल है उसको शायद वो उतना न्यूट्रलाइज ना कर इस सके। पूरे प्रकरण का सरकार की इमेज पर और बिल्कुल टॉप लीडरशिप पर कोई डेंट पड़ा है? देखिए, जैसे हमने पहले भी एक बार बात करी है कि भाई इस सरकार का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, या जो ये पार्टी जीत रही है इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है 9%, 10% वोट जो नरेंद्र मोदी अपने बलबूते लेकर के आते हैं। और वो कौन सा वोटर है? वो एस्पिरेशनल वोटर है, मिडिल क्लास वोटर है, युवा वोटर है, बिजनेस इंडस्ट्री वोटर है।
अर्बन वोटर है, सेमी अर्बन वोटर है। इस प्रकरण में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि क्यों इस्तीफा हुआ, नरेंद्र मोदी एज एन इंडिविजुअल, एज प्राइम मिनिस्टर, उनको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये जो 9% 10% वोट है इसमें डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स भी है ना, और लोअर मिडिल अपर मिडिल लार्जली ये जॉब्स पे फोकस्ड सोसाइटीज हैं। ठीक है, ये जॉब्स पे फोकस्ड सोसाइटीज हैं, जॉब एक मसला है और एजुकेशन फाउंडेशन है जॉब का। अगर भाई पेपर ही लीक होगा तो भाई व्यक्ति कहाँ से कोई पास करेगा। तो ज़रूर सरकार को और मोदी जी को लगा होगा कि इस कोर वोट में जो मेरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसी की वजह से जीत रहा हूँ मैं, बाकी आइडियोलॉजिकली ठीक है बीजेपी 3 से 5% ज़्यादा हो सकती है कांग्रेस से। आज अगर कांग्रेस 20% पे है तो बीजेपी को हम 23% 25% मान सकते हैं, उसका जो कोर आइडियोलॉजिकल वोट है। इसकी वजह से जो है मुझे लगता है ये करेक्टिव स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं और सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, अपने मिनिस्ट्रीज में, अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में युवाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व उनको देना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाएगी जेनजी से। और प्रोटेस्ट की बात जब कर रहे हैं तो अभी सीजेपी ही देखिए बहुत सारे इश्यूज को लेके आएगी। नीट पेपर लीक तो ट्रिगर पॉइंट है, बेरोजगारी के ऊपर मुझे लगता है सीजेपी का एक नया प्रोटेस्ट हो सकता है। सर एक बात है, ये अब तो हम भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल वो डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल की, वो रडार से बिल्कुल गायब है। नहीं, बिल्कुल नहीं गायब है और अपोजिशन वाले ज़्यादा सशंकित हैं और उस लिहाज से वो हंगामा के लिए और इशू चुनते रहेंगे। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये काम ना हो, हाउस ना वो ला ही ना पाए। हाँ, ये पेपर लीक पे इतना आसानी से इस लिहाज से मान गए क्योंकि युवाओं का मसला था और नैरेटिव खराब जाता। अन्यथा 10 दिन 15 दिन आप देखते किसी को खींचने की कोशिश करते कि ये सेशन किसी तरह से वॉश आउट हो, क्योंकि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें अंदेशा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि पिछले 2 महीनों में जो सारी तैयारी की गई है सत्ता पक्ष के द्वारा वो उन्हीं बिल को लेकर है। और वो अगर हो गया तो फिर हमारे वो भी रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते ना। इसने डिस्टर्ब जरूर किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 10 दिन का जो एक होमवर्क था 7-8 दिन का, वो सरकार का पूरा फोकस ही कहीं और चला गया, बट वो अभी भी बिल्कुल रूल आउट नहीं किया सकता। और अपोजिशन वाले ज़्यादा सशक्त। बस सर आपके शेयर का ही समय है। शेयर का ही समय है। शेयर कुछ ऐसा है, अपोजिशन और सरकार की स्थिति पर, जी हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा न हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा ना हो, और पास आ तो यूं कि जैसे तू कभी मिला ही ना हो। वाह। तो ये जो लुका छिपी है ना दोनों के बीच में, उसी पर मैंने कहा एक मौजूद शेर है, सुना दे। देखिए ये रहेगा, मुझे लगता है जो देवेंद्र कह रहे हैं कि सरकार की कोशिश होगी जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी रिस्टोर हो और डिलिमिटेशन बिल लेकर के आए। एजेंडे में नहीं है लेकिन वो तैयारी तो उसी कर पूरी है। अपोजिशन चाहेगा कि इसको जितना टाला जा सके, कुछ न, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अगर इसमें नहीं बोलेंगे तो हो सकता है फिर उसके लिए क्या अपोजिशन फिर अड़े कि उनका बयान नहीं आया, उनका बयान होना चाहिए, उनका बयान होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इश्यूज वो अब निकाल सकता है अपोजिशन, ताकि ये मामला जो है बढ़े। और सरकार की कोशिश है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री जी का बयान सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी। अगर नहीं कराएगी तो फिर मसला तो फंसेगा। अब सरकार या फिर धींगा मुश्ती में जैसे पहले होता रहा कृषि कानूनों की तरह कि भैया ठीक है एक झटके में जो है उधर हल्ला मचता रहे, इधर बिरला जी अपना जो है बिल इंट्रोड्यूस करवाते रहे, तो वो हो सकता है। वो तो अभी सर एक चीज तो अभी कल के दिन की टोन सेट करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जब बोलेंगे ना तब पता चलेगा कि एक्चुअली अपोजिशन इसको कहाँ कितनी दूर तक ले जाना। राहुल गांधी बोलेंगे तो हंगामा तो होना ही हो रहा हाउस में। आप ठीक है, बस सब ठीक है फिर सर, उसी हंगामे के इंतजार में आज विदा लेते हैं सर। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए विनोद जी, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।